दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो हम सीधे जुड़ी हैं हमारे स्वास्थ्य से। दर्शकों, यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे हमारा समय, हमारा धन, हमारी संपत्ति या हमसे जुड़े कोई रिश्ते या इससे भी जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो आप नहीं कहेंगे वो है हमारा स्वास्थ्य। दर्शकों, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है। बढ़ती उम्र में हमारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं जिसे आज ही हमें कवर करना होगा, आज ही हमें इसके बारे में सोचना होगा। और ये कैसे सोचा जा सकता है, इसके लिए क्या दवाइयां ही एकमात्र उपाय हैं? जी नहीं, हम घर बैठे भी हमारे भारतीय विधि के अनुसार योग करके अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। तो दर्शकों, योग दिवस भी आने वाला है और इस बार की जो थीम है वो वृद्धावस्था से रिलेटेड है। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु लोमश साहू जी। डॉक्टर लोमश साहू जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। लोमश जी, योग से रिलेटेड आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपके कुछ साथी भी मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं चाहूँगी आप उनका नाम हमें बताएं। हाँ, ज़रूर। तो सबसे पहले है हमारे साथ डॉक्टर नवीन पटेल, कामिनी साहू, शुभोजित सेन और प्रज्ञा परगनिया। स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। लोमश जी, जैसा कि बढ़ती उम्र की बात हो रही है, यानी एक समय के बाद वृद्धावस्था, हमारे जीवन में जो 4 अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे लास्ट है वृद्धावस्था, जिसकी तैयारी हमें आज से ही करनी चाहिए। तो योग किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है वृद्धावस्था में? जैसे कि इस बार का विश्व योग दिवस का थीम भी है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग जी। तो हमारा इससे हमारा लक्ष्य ये है इस बार कि जो वृद्धावस्था है वो केवल निर्भरता या रोगों का पर्याय न बनकर रह जाए, जबकि हम योगा के द्वारा, नियमित योगा अभ्यास के द्वारा उस उम्र को भी, वृद्धावस्था को भी बहुत अच्छे से फुर्तीला रहते हुए, स्वावलंबी रहते हुए और आनंदमय अपने जीवन को हम बिता सकते हैं। जी। लोमश जी, जैसा देखा जाता है कि कई बार वृद्धावस्था आते आते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ न कर पाने में मजबूर हो जाते हैं। तो इसकी तैयारी कब से शुरू हो जानी चाहिए? वैसे तो योगाभ्यास को बताया गया है 8 साल की उम्र से, ऐसे हमने ग्रंथों में पढ़ा था पहले, 8 साल से 80 साल तक। अच्छा। लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा सा और बदलाव हुआ है। बच्चे पहले से ही जिम्नास्ट और योग सब में जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे 80 साल रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि क्षमतानुसार और किसी के निर्देशन में यदि हम कर रहे हैं तो हम जीवन पर्यंत भी इसको कर सकते हैं। जी। हाँ। लोमश जी, देखा जाता है कि हम क्या है, एक उम्र में करियर के पीछे भागते रहते हैं। हाँ। और अपने समय को ज़्यादा महत्व ना देते हुए, अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व ना देते हुए सिर्फ काम और सिर्फ काम करते चले जाते हैं। जी। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा भी आता है जब हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो बढ़ती उम्र में, वृद्धावस्था आने तक में ऐसी कौन कौन सी शारीरिक चुनौतियां होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है? हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो कई बार ये देखा गया है कि उम्र भी बढ़ रही है जी। उम्र बढ़ रहा है, उम्र के साथ साथ वजन भी आपका बढ़ते जा रहा है लगातार। और उल्टा क्या होता है, जो शारीरिक क्षमता थी पहले वो जबकि घट रही है, तो और क्या होता है, वजन जब बढ़ा हुआ है और उसको थामने वाले जो आपके लोअर बॉडी है, आप मान लीजिए पैर हैं और दूसरे जो अंग हैं वो कमज़ोर है, तो ये तो फिर दुखद है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उन अंगों को भी मजबूत कीजिए जो थामता है उस शरीर को, साथ ही साथ वजन को भी नियंत्रित हम रखें तो वो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। और जब वजन बढ़ता है, या फिर वजन ही ना कहें, विभिन्न प्रकार के रोग भी हमें ग्रसित करने लगता है, तो फिर वृद्धावस्था में उससे उबर पाना, क्योंकि उस समय इम्यून पावर हमारा घटने भी लगता है, तो उस समय जागना जो है उससे अच्छा है कि हम पहले से ही जुड़े रहें, क्षमता को बढ़ाते रहें, ताकि वृद्धावस्था भी आसानी से निकाल सके हम। लोमश जी, 2 चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ये चीज़ें तो मतलब ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन का एक अंग होते जा रहा है। तो क्या योग से इसका निदान है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बीपी और शुगर की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये जीवन शैली से आने वाले रोग हैं ज़्यादातर, है ना। तो चूँकि जैसे आया है, जीवन शैली से आया है, तो
तो वैसे ही उसको यदि हमें भेजना है तो जीवन शैली सुधार हमको करना होगा, है ना। तो जैसे कि योगा में हम कहते हैं कि योगा अभ्यास केवल नहीं, ओवरऑल आप सारी चीज़ों को सुधारें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। आपने जैसा कि कहा कि योग सिर्फ अभ्यास नहीं है, तो ऐसा देखा भी जाता है कि योग करने से सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम नहीं दूर होती बल्कि मानसिक रूप से भी आदमी जो है क्योर होता है। जी। तो यदि देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वृद्धावस्था में अकेलापन जो है वो ज़्यादा खाता है, है ना। और बच्चे क्योंकि कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो जो वृद्धजन हैं वो घर में रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में भावनात्मक संबल कैसे बनता है योग वृद्धजनों के लिए? बिल्कुल, जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो विभिन्न प्रकार के पॉजिटिव हार्मोन्स भी निकलते हैं मैम, है ना। जैसे फील गुड हार्मोन है, स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, लव हार्मोन है। तो ये हमारे मन को भी संतुलित करते रहता है ना। अकेलापन अपने आप में एक समस्या मान सकते हैं, जबकि इसके विपरीत योगाभ्यास जब हम निरंतर करते हैं तो उसमें एकांत का हमको प्राप्ति होती है। एकांत को हम उपलब्धि कह सकते हैं। दोनों के हम देखें, ऊपर से हम देखें तो हमको लगता है कि दोनों एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक अकेलापन जो है एक नकारात्मक भाव है, जबकि एकांत एक सुखद स्थिति है जो हम चाहते हैं। योगाभ्यास के द्वारा हमें एकांत की प्राप्ति होती है, जिसमें हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप से जुड़ पाते हैं, है ना। तो ये योगाभ्यास से उस अकेलेपन से भी हम उबर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि बच्चे बाहर चले गए हैं और ये सब के कारण भी अकेलापन आता है, तो ये जब बात निकली तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कहा जाता है कि किसी ने लिखा है, अगर वो पूछ ले हमसे कि क्या गम है तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले हमसे। क्या बात है ना। तो उस व्यक्ति की दुख यही हो जाती है कि कोई उसके हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं, है ना। वो केवल यही चाहता है कोई हमारे से हालचाल पूछ ले, इसी में हमारा सारा दुख मिट जाएगा। तो हमें ये बनता है कि हम अपने बुजुर्गों से, माता पिता से, सभी रिश्तों से जुड़े रहें, हालचाल उनका जरूर पूछते रहें और समाधान भी उसका करते रहें। जी लोमश जी, कई बार आपने हार्मोनल चेंजेस की भी बात की, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि कई बार प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो उन अवस्थाओं में जैसे जैसे हम एंटर करते जाते हैं तो बदलाव आना लाजमी है। ऐसी स्थिति में क्या योग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। योगा जो है देखिए, हर जितने भी शरीर में हमारे संस्थान है ना, चाहे तो वो तंत्रिका तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, सारे तंत्रों को निरंतर प्रतिदिन वो स्वस्थ करते रहता है। और इन्हीं में जब खराबी आती है तब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, है ना। तो कई बार, मैं सहज भाषा में बताऊं तो कई बार हम कुछ मोटर गाड़ियों को भी देखते हैं, है ना। ऊपर से तो लगता है कि कई बार ये पुराना हो गया है, लेकिन यदि उसके इंजन स्वस्थ है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति सुखद यात्रा करता है ना। तो इसमें एक चीज़ और है, मैंने जैसे गाड़ी की बात कहा तो पुराना बोला, इसमें वो गाड़ी की भी ऊपर से पेंटिंग और डेंटिंग होती है, अर्थात हमारे चेहरे में, शरीर के हर भाग में भी चमक साथ साथ हमको मिलती है। जी। हाँ, तो लोमश जी, मैं चाहूँगी हमारे दर्शक क्योंकि कार्यक्रम में हमको देख रहे हैं और वो जाने कि किस प्रकार से प्रारंभिक रूप से योग शुरू किया जा सकता है। तो एक बार आपके, क्योंकि साथी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो कुछ ऐसे योगाभ्यास आप बताएं जिससे वो शुरुआत तो कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम मित्रों के पास पहुँचते हैं। आप सभी दोनों पैरों को सामने सीधा कर लेंगे। कोई भी जब योगाभ्यास प्रारंभ करता है, शुरुआती समय है उनका वो, और या फिर वृद्धावस्था, दोनों के लिए ही ये बहुत कारगर है। और इसको हम बोलते हैं पवन मुक्तासन भाग 1, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पैर के पंजों को सामने की तरफ झुकाते हैं, स्ट्रेच करते हैं और वापस लाते हैं। 2 3 4 और 5। आज हम समय के उपलब्धता के अनुसार 5 गिनती में सारे अभ्यास को पूरा कर रहे हैं। इसे आप 10 कर सकते हैं, सुविधा अनुसार इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने टखने में, एंकल जॉइंट्स में। तो श्वास लेते हुए अपने दोनों पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे
और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और अंदर लीजिए पंजों को। श्वास छोड़ते हुए हम बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 3 अंदर और बाहर, 4 अंदर बाहर, 5 अपने तरफ लाएं और बाहर की तरफ दबाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम अगले जोड़ में जाते हैं। तो हम आते हैं टखने के बाद हमारे घुटने में। तो इसमें हम अपने पैरों को घुटने से अंदर की तरफ मोड़ते हैं, जंघा को पेट से लगाते हैं। हाथ घुटने के ऊपर बांध सकते हैं और यदि किसी को घुटने की तकलीफ़ है तो विशेष ध्यान देंगे। हम नवीन को देख सकते हैं, हम अंदर से हाथ रखेंगे और घुटने में दर्द की समस्या नहीं है तो हम नॉर्मल ऊपर से भी हम बांध सकते हैं, है ना। तो इसको फिर से सीधा करें और दूसरे बार में दूसरा पैर हम मोड़ेंगे। थ्री, 4 मुड़े, 5 किसी भी योगाभ्यास में आप लोग करते रहिए। किसी भी योगाभ्यास में यदि हम श्वास जोड़ देते हैं तो उसका लाभ और बढ़ जाता है। इसमें हम ध्यान दें, जब भी हमारा पैर सीधा हो रहा है तो हमें श्वास लेना है और जब भी पैर मुड़ता है, जब छाती की तरफ ले जा रहे हैं तो हम श्वास बाहर करेंगे। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। लोमश जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। आज घर संसार कार्यक्रम में हम वृद्धावस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में यहाँ उपस्थित हैं योग गुरु डॉक्टर लोमश साहू जी। लोमश जी, ब्रेक में जाने से पहले लोमश जी आपने घुटनों की बात की, तो घुटने जैसे कई बार बढ़ती उम्र में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कोई फ्लूइड होता है जो सूख जाता है, जिसकी वजह से टखनों में या घुटने में प्रॉब्लम आती है। जी। तो ये जॉइंट्स, ये जो योगाभ्यास है उससे क्या ये चीज़ ठीक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं, जिस भी अंग का हम करते हैं, तो वहाँ पे रक्त का संचार होता है, ऑक्सीजन का संचार होता है और सभी आवश्यक तत्वों का संचार उस तरफ बढ़ जाता है जी। ऐसे भी कहा गया है, जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है ना। तो जिस भाग को हम संकुचित कर रहे हैं या फैलाव कर रहे हैं, तो वहाँ पे सभी आवश्यक तत्वों के संचार बढ़ता है, लिक्विड का संचार बढ़ता है और हमें उसमें लाभ मिलता है। जैसे हम घुटने की बात किए तो एक बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास है जो मैं बताना चाहूँगा, जो हर किसी को करना चाहिए। दुनिया में हर जगह इसको किया जा रहा है, फिजियोथेरेपी में भी इसको करते हैं, योग का भी ये भाग है। तो इसमें हम अपने दोनों घुटनों को और साथ ही साथ यहाँ पे हम अपने हाथों को ज़मीन पर पीछे रख लें, सपोर्ट लेकर हम सहजता से बैठ सकते हैं। तो इसमें अपने घुटनों के साथ साथ घुटने के जस्ट ऊपर भाग में जो मांसपेशियाँ हैं उसका नाम है क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। तो उसे हमें संकुचित करना है, घुटनों को संकुचित करना है और वापस से शिथिल करना है। पुनः संकुचित करेंगे और शिथिल करेंगे, है ना। तो इसको हम प्रतिदिन 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं और बहुत लाभकारी है। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन समझ में आती है, और क्योंकि मैं अभी वृद्धजनों की नहीं, अभी ये जो हमारी पीढ़ी अब वृद्धावस्था की ओर जो बढ़ेगी उसकी बात करूँगी। हमारी सिटिंग जॉब होती है, मैक्सिमम लोगों की सिटिंग जॉब होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह जो शुरू होती है वो रात तक के कहीं समय ही नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या बैठे बैठे कोई ऐसा एक्सरसाइज हो सकता है जो उसको किया जा सके? या वृद्धजनों की हम बात करें तो कई बार कई लोगों को उठने बैठने में तकलीफ होती है, कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिसको किया जा सके?
बिल्कुल 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 कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो सिटिंग जॉब वाले हैं उनको लगातार चेयर में बैठे रहना होता है, तो वहीं पर उनके लिए अभ्यास संभव हो जाए। दूसरा है कि वृद्धावस्था में हम नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, मना रहता है, उस स्थिति में भी हम कुर्सी पर बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। आप सभी अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा करें, हथेली को नज़दीक लाएं, मिलाएं, हथेली को चिपकाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, गहरी श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने लाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और छोड़ते हुए सामने लाएंगे। एक बार और करें। श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए वापस। इसमें हम उन अभ्यासों को भी जोड़ रहे हैं जो ज़्यादातर सिटिंग जॉब वालों को होता है ना। तो इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि गर्दन से संबंधित सर्वाइकल की समस्या आती है, तो उस समस्या भी इससे समाधान होगा, है ना जी। अब दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लेंगे, उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, सिर के बीचों बीच पीछे भाग में रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों कोहनी को पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास लेते हुए कोहनी पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कोहनी को सामने मिलाना है, कोशिश करना है हमसे जितना हो सके। दूसरा, श्वास लेते हुए फिर से पीछे ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने लाना है। एक बार और करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए वापस लाएं। इसको कम से कम हम 5 से 10 बार इसको प्रतिदिन करेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट, अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखिए, बायां हाथ ऊपर की तरफ सीधा करें और कान से चिपका लें। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे जिसमें हाथ ऊपर खींचेंगे, छाती को ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकेंगे। यहाँ फिर सामान्य श्वास के साथ रुके रहेंगे 5, 10 अपने सुविधा अनुसार गिनती करते हुए धीरे से हम वापस आएंगे। इसी को दूसरी तरफ से भी हम करते हैं। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ते हुए साइड से झुकेंगे। यहाँ पर यदि हम अपना चेहरा ऊपर की तरफ करते हैं तो आसन का परफेक्शन और आ जाता है। ये हम सभी विशेष ध्यान रखें। 5 या 10 अपने सुविधा अनुसार आप रुकेंगे गिनती करते हुए और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिएगा। यहाँ पर हाथों से सिर को प्रेस कीजिए, लेकिन सिर स्थिर रहेगा, सामने नहीं झुकाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हथेली को सामने माथा पर रखिए। 1, 2, फिर सामने से प्रेस कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दाएं हथेली को कान के आसपास रखें, बाएं हाथ को ज़मीन पर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, है ना। हम प्रेस करेंगे लेकिन ध्यान रखें सिर एक तरफ ना झुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से कर लीजिए। 1, प्रेस करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए। धीरे से वापस इसके लाभ भी आप हमारे दर्शकों को बताते चलें। हाँ, ये विशेषतर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो हम कहते हैं, गर्दन की समस्या जिसमें गर्दन में दर्द और सूजन रहता है ना, लगातार वो डिस्कम्फर्ट फील करता है अपने आप को, है ना। तो उसका ये योग के अनुसार चिकित्सा है। हाँ, योग के अनुसार ही है और साथ ही साथ जो फिजियोथेरेपी है उसमें भी इस चिकित्सा को अपनाया जाता है। लोमश जी, एक और समस्या वृद्ध अवस्था में आती है कि हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, बातें भूलने लग जाते हैं। तो स्मरण शक्ति को तेज रखने के लिए या लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या योगाभ्यास किया जा सकता है? जी, इसके लिए वैसे तो सारे योगाभ्यास भी है, साथ ही साथ इसमें प्राणायाम जिसको हम कहते हैं भ्रामरी विशेष कार्य करता है। स्पेशली वह मस्तिष्क का ही प्राणायाम है ना। तो इसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। तो जो हमारे मस्तिष्क की तरफ जो रक्त संचार बढ़ाता है, जिस लिक्विड की आवश्यकता होती है उसके संचार बढ़ाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है ना। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम एक बार अपने
करके हम देखते हैं। जी। तो हाथों की स्थिति देख लें। 3 उंगलियां हम आंखों पे रखे हैं, 1 उंगली को माथे पर रखे हैं, मस्तक पर, और अंगूठे से कान को पूरा बंद कर रहे हैं। कमर सीधी रखेंगे और भौरे के समान गुंजन करना है। यह 7 बार करना है। ये जो योगाभ्यास है, भ्रामरी जिसको कह रहे हैं, ये जी। क्या स्मरण शक्ति के अलावा श्वास रोगों के लिए भी उचित है? श्वास रोगों में भी लाभ देगा ये। विशेषतर यह मस्तिष्क का प्राणायाम है। जैसे बुजुर्गों में याददाश्त की जैसे हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण हैं उनके स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। जी। वृद्धजनों की बात हो रही है आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जो वृद्धजन हैं उनको योग करते समय किन किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। जहाँ तक संभव है ये कुशल निर्देशक के अंदर यदि हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और अपने से भी हम कर रहे हैं तो एक विशेष जानकारी के अनुसार। कई बार यह होता है कि क्या करना है, इससे ज़्यादा चीज़ होता है कि क्या नहीं भी करना है ना, उसका भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ हमें कोई भी चीज़ अचानक झटके से ना करें। उठना है या बैठना है या कोई भी अभ्यास झटके से ना करें। कोई अभ्यास में यदि आपको अधिक दर्द होने लग रहा है तो आप वहाँ पर रुक जाइए, है ना। और जहाँ तक हो सके अपने सुविधा के अनुसार कीजिए और धीरे धीरे क्षमतानुसार उसे बढ़ाते जाइए। जी, ये हम कर सकते हैं। लोमश जी, कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें सारे योगों का निचोड़ है। जी जी। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को हृदय स्थल में रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे झुकें। यथासंभव पेट छाती पर बहुत अच्छे से खिंचाव लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हम सामने की तरफ झुकेंगे। हथेलियों को पैर के पंजे के बाजू से रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अपना दायां पैर पीछे ले जाएं, घुटने को ज़मीन पर रखें और ऊपर देखें। दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। चतुरंग दंडासन, सामने की तरफ देखेंगे। कमर बीचों बीच रखेंगे। कमर बीचों बीच रहे, ज़्यादा नीचे नहीं करना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है, इसका ध्यान आप सभी रखेंगे। धीरे से हम शशांक आसन में जाएंगे। पीछे एड़ी की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे बिना हाथ को खिसकाए। फिर धीरे से हम अष्टांग नमस्कार आसन में जाएंगे। 8 अंगों को ज़मीन से लगाएंगे। पैर के पंजे हैं, हथेली है, घुटने हैं और छाती है। धीरे से ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ऊपर देखें। अधोमुख श्वानासन, पर्वतासन। धीरे से कमर को ऊपर, सिर नीचे। फिर जिस पैर को हम पीछे ले गए थे वही पैर फिर से सामने आएगा। दूसरा पैर भी सामने लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। और यही प्रक्रिया लोमश जी दूसरे पैर से भी संभव है ना? जी, दूसरे पैर से भी इसको करना है जी। तो यह एक चक्र पूरा होगा। और ये सूर्य नमस्कार सभी योगों का निचोड़ है। यदि आप ये भी कर लेते हैं तो भी आपका दिन भर का जो रूटीन है वो फॉलो किया जा सकता है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है ना, तो अपने आप में इसे पूर्ण अभ्यास कहा जाता है
है ना, 12 आसनों का इसमें जोड़ है और हर अंग हर मांसपेशी का अभ्यास इसमें हो जाता है। तो ये सार है सबका। लोमस जी, योग जो है वो भारत की दी हुई ऐसी देन है जिसे पूरा विश्व मान रहा है, भारत ही क्या पूरा विश्व मान रहा है। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को, जो स्पेशली वृद्धजन है हमारे और उनके परिवारजनों को, क्या विशेष सुझाव देना चाहेंगे योग को लेकर? जी, मेरा कहना है कि आज हम योग दिवस मना रहे हैं, तो यह केवल एक दिन का अभ्यास बनकर ना रह जाए, बल्कि इसको नियमित प्रतिदिन हम करें। हर उम्र के लोगों को करना चाहिए। वृद्धजन की जैसे हम बात करते हैं, तो जो घर के और सदस्य हैं, अभ्यास के दौरान उनको साथ में लें, उनका मदद करें जहाँ तक संभव है अभ्यासों को कराने में। और जहाँ जब वो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं तो उन्हें उनकी तारीफ भी हम करें, उनको उत्साहित करें, अप्रिशिएट करें उनको, है ना। और इससे हर प्रकार से उनके रोगों में कमी आएगी, मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, अवसाद में नहीं जाएंगे, अकेलेपन में नहीं जाएंगे और बहुत आनंदमय वृद्धावस्था निकलेगी उनकी। जी, धन्यवाद लोमस जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप अपने साथियों को यहाँ लाए और इतने अच्छे से आपने सारे उदाहरण देकर हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को हमारा धन्यवाद। दर्शकों, आज जो चर्चा परिचर्चा यहाँ हुई, उससे जो निचोड़ सामने आता है वो ये है कि भारत की एक अमूल्य देन है योग, जो पूरे विश्व ने माना है और इसे 21 जून को, प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जैसा कि लोमस जी ने भी कहा कि योग सिर्फ एक दिन की कोई सेलिब्रेशन नहीं है कि एक दिन आप किए और आपने अपनी सहभागिता दे दी। इसे अपने दैनिक जीवन में दैनिक रूप से लेकर आइए, अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें शामिल कीजिए, तभी आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। और स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत सही चीज़ है और इसके माध्यम से देखिएगा आप दवाइयों से भी दूर रहेंगे और आपका वृद्धावस्था जो है वो भी बहुत ही अच्छा गुजरेगा। कई बार कहते हैं ना कि वृद्धजन जो होते हैं वो अकेलेपन की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए, योग कीजिए, आपके अंदर की सारे अवसाद, सारी प्रॉब्लम, सारी जो अव्यवस्था है, अशांति है, वो सब खत्म हो जाएगी। कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार स्वीकार कीजिए हमारा। नमस्कार।